हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम लोग प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 17 तक का डिस्कशन कर चुके थे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29। नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको क्वेश्चन देख लेना है। इसका जो थ्योरी है वो मैं प्रीवियस सेशन में ही बता दिया था, आप चाहें तो इसे खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ पैरेलल में आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। 2 point charges plus 6q and minus 8q are placed at the vertices B and C of equilateral triangle ABC. Obtain expression for magnitude and direction of electric field at vertex A due to these two charges. क्या मतलब है यहाँ पे प्रश्न का कि हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। नाम इसका है ABC। यहाँ पर हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 चार्ज हैं, नहीं 2 ही चार्ज हैं। एक है +6q, एक है -8q। इन्हें आपको B और C पर रख लेना है। तो +6q एंड -8q, ये हो गया आपका B पर +6q एंड C पर -8q। ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। लिखा हुआ है magnitude and direction of resultant electric field at vertex A due to these two charges. I hope क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, जहाँ पे फील्ड निकालनी है वहाँ पे निकालेंगे। एक बार इसकी वजह से निकालेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। जो वैल्यूज़ आएंगे इनको E1 E2 कहेंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। वेक्टर एडिशन होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम E1 निकालने जा रहे हैं। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ B। तो फॉर्मूला होता है बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज फील्ड का KQ/R², वही लगाएंगे यहाँ पे। ये हो गया KQ/R²। बट Q की बात करें तो यहाँ पे 6Q है, तो 6Q ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाई R, ये वाली डिस्टेंस होती है जहाँ पे निकालना है वहाँ की डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये डिस्टेंस प्रश्न में A के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6KQ/A²। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A बिकॉज ऑफ 6Q। अब डायरेक्शन की बात करें अगर, तो वो कैसे निकलती है। चार्ज जो अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यानी कि B से A की तरफ इन दिस वे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस। सपोज इट इज़ E2, तो E2 अगेन वैसे ही KQ/R² फॉर्मूला लगाएंगे, बट Q की वैल्यू 8Q लेंगे क्योंकि यहाँ पे 8Q है। माइनस नहीं लिया जाता है, माइनस पार्ट डायरेक्शन में इंक्लूड होगा एंड ये आ जाएगा 8KQ/A²। क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी भी डायरेक्शन बनाएंगे E2 की। सिंस चार्ज इज नेगेटिव सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। A से चार्ज की तरफ, C की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया E1, ये हो गया E2। क्लियर है ना। इसके बाद हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके लिए दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन होता कैसे है, वेक्टर एडिशन होने के बाद जो आता है वो भी वेक्टर होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। दोनों निकालना होता है। यहाँ पे दोनों निकालने को कहा भी गया है, ये देख लीजिए। मैग्नीट्यूड कहा गया है, डायरेक्शन कहा गया है। तो कई प्रकार से किया जा सकता है ये काम, बट मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ डूइंग इज़ कि कंपोनेंट किया जाए। कंपोनेंट करने के लिए हमें एक्सेस बनानी होंगी, मतलब ये समझना होगा कि एक्स एक्सेस हम किधर मान रहे हैं, वाई एक्सेस किधर मान रहे हैं। तो ये हमने एक्स एक्सेस बनाई है और ये हमने वाई एक्सेस बनाई है। अगर मैं कहूँ E1 किधर है, E1 देख लो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में। अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती तो हम कहते एक्स एक्सिस में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती तो हम कहते वाई एक्सिस में है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मीन्स ये ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, दोनों ही डायरेक्शन में है। कुछ कुछ कंपोनेंट दोनों ही डायरेक्शन में आएगा, वही हमें पहले निकालना होगा। सेम विल बी डन फॉर E2 एंड देन आफ्टर वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। तो इसके लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा। सिंस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल सो दिस एंगल हियर इज 60 एंड दैट विल ऑल्सो बी 60। रीज़न बीइंग ये जो एक लाइन है और ये जो एक लाइन है, दो लाइन, ये जो लाइन है दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, सो दे विल बी इक्वल। तो यहाँ पे जो E1 है उसका x कंपोनेंट जो आएगा वो E1 cos 60 आएगा और y कंपोनेंट जो आएगा वो E1 sin 60 आएगा। नाउ वी विल डू सेम प्रोसीजर फॉर E2। तो यहाँ पर अगेन एंगल रिक्वायर्ड होगा, बट पहले बताओ कि E2 है किधर, x में है या y में। E2 आपका अगर इधर होता तो बोलते x में है, और अगर इधर होता तो बोलते ये y में है या माइनस y में है। लेकिन फ़िलहाल ये जो E2 है ना x में है ना y में है, कुछ कुछ कंपोनेंट इसका दोनों ही तरफ आएगा। निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो यहाँ पर ये एंगल 30 हो जाएगा। एक बार मैं मार्क कर दूँ, ये एंगल 30 हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ गया। और ये टोटल जो है ये वाला 90 है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल आएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसे आप दूसरे प्रकार से भी समझ सकते थे कि ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है जो कि पैरेलल है, और क्रॉस लाइन के थ्रू अगर हम इन लाइन को क्रॉस करें तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होगा, सो दे विल बी इक्वल। अब यहाँ पे इस E2 का कंपोनेंट किया जाएगा, ये x कंपोनेंट है, ये E2 cos 60 आएगा, और ये y कंपोनेंट है, ये sin 60 आएगा। ठीक, अब हम E1 को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E2 को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। E1 को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। E1 cos 60 है, ये किधर है, आई कैप में है, आई कैप हो गया। फिर इसको देखिए, E1 sin 60 है लेकिन ये आई कैप में नहीं है, जे कैप में है। फिर अब हम E2 को लिखेंगे। E2 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, E2 का एक कंपोनेंट ये है, एक ये है, ये आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में है। तो ये आ जाएगा E2 cos 60 देन माइनस आई कैप एंड देन E2 sin 60 जे कैप। अभी आप E1 E2 sin 60 cos 60 की वैल्यू चाहे तो ना रखें, बाद में आप रख लीजिएगा, बाकी चाहे तो आप अभी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने E1 E2 की वैल्यू निकाली है, पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, शायद मैंने यहाँ E2 को गलत लिखा है। E2 cos 60 ये आई कैप में है और E2 sin 60 माइनस जे कैप में है, स्लाइड करेक्शन है। ये यहाँ पे आई कैप होगा और माइनस जे कैप होगा। ई वेक्टर निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा E1 प्लस E2 देन cos 60 कॉमन हो चुका है, आई कैप। फिर इसके बाद में यहाँ पे sin 60 कॉमन हो जाएगा, जे कैप कॉमन हो जाएगा। यू विल गेट sin 60 E1 माइनस E2 जे कैप। अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कर लेते हैं। cos 60 ये 1/2 होता है, E1 E2 ये आपने यहाँ लिखा है, ये E1 है, ये E2 है। 6kq/a², 8kq/2, यहाँ दोनों रख करके जोड़ देना है। 8 और 6 मिला के 14 हो जाएगा, kq/a²। ये हो गया आई कॉम्पोनेंट। sin 60 √3/2 होता है, एंड यहाँ पे E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2 होगा। 6 माइनस 8 ये -2 आएगा, kq/a² एंड देन माइनस जे कैप। फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। E वेक्टर इक्वल टू
ये आ जाएगा 7 KQ/A² आई कैप। क्या किया है मैंने, इसको कैंसिल किया है, तो ये हो गया 7। इसके बाद में ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 KQ/A² एंड देन जे कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, वेक्टर फॉर्म में आ गया है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड इसमें डायरेक्शन भी है, दोनों ही हैं। आपको इनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, अलग अलग बताना है, तो कैसे किया जाता है, आपको कॉमन कंटेंट पहले बाहर निकाल लेना है, KQ/A² बाहर निकाल लेना है, वो मैंने बाहर निकाल लिया। इसके बाद ये आएगा 7 आई कैप, फिर इसके बाद ये आ जाएगा √3 जे कैप। आप चेक कर लो। अब आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लें। तो मैग्नीट्यूड की बात करने के टाइम पे क्या करते हैं कि जो कॉमन कंटेंट है ये वाला, उसको पहले लिख लेते हैं, एंड इसके बाद में जो ये वेक्टर लिखा है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड वेक्टर कंपोनेंट का, वेक्टर पार्ट का, इसका स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। मैंने 3 मान लिया, मिस्टेक हो गया। 49 एंड 3 ये 52 हो जाएगा। तो ये आ गया KQ/A² √52, यही आंसर है, मैग्नीट्यूड का आंसर है ये। अब डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन पार्ट की बात करते टाइम कॉमन कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ पर लेना देना होता है वेक्टर कंपोनेंट से। उसमें हम लिखते हैं tan θ = y/x। y कंपोनेंट देख लेते हैं, ये है, x कंपोनेंट देख लेते हैं, ये है, √3/7 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर है तो इसको फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, नहीं तो थीटा = लिख देंगे, tan जो इधर लिखा है लेफ्ट में उसको राइट में ले आएंगे, फिर ये हो जाएगा इन्वर्स √3/7। ये डायरेक्शन पार्ट हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप नोट करना न भूलिए, पैरेलल में एक बार देख लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ पे कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर साइड 2 सेंटीमीटर इन सीक्वेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर बताना है। दूसरा क्या बताना है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज -q प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ q। यहाँ पर 2 बातें बतानी है, आपने दोनों को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग बताना है। पहले चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑन -q, q के टर्म में आंसर लेके आएंगे, फिर बाद में q की वैल्यू रख देंगे। डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे स्टोरी कि एक स्क्वायर है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया 10 बार, और फिर इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज रख देना है, सीक्वेंस में रखना है। दिस +2q मैंने यहाँ मान लिया। फिर चलिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, तो फिर -q का बारी आएगा, वो यहाँ रख लिया, फिर +q का बारी आएगा, यहाँ रख लिया, और फिर -2q का बारी आएगा, वहाँ रख लिया। आप क्लॉकवाइज भी रख सकते हैं सारे चार्जेस को, फाइनल आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर अभी फोकस करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज -q, यानी इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो नाम लिख लो, एक काम करते हैं, ABC, B पर जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। तो नियम क्या कहता है कि जिस चार्ज पे हमें निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा, थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ से मान लेते हैं, फिर हिडन है या रिमूव करके उसको हम इन्फिनिटी पे कहीं पे दूर रख देते हैं, और अब वहाँ पे वैकेंसी हो जाती है, खाली स्थान हो जाता है, और अब हमारे पास मात्र 3 चार्ज हैं। थोड़ी देर बाद उसको हम ले आएंगे, लेकिन अभी वो नहीं है वहाँ। तो एट पॉइंट बी फर्स्टली वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट वी कैलकुलेट फोर्स विल बी F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, और यही Q आप यहाँ पे ले आएंगे। तो अभी आपका जो मेजर फोकस है वो इस बात पे है कि B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगेन वी विल अप्लाई। फॉर दैट पर्पस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से निकालेंगे, C की वजह से निकालेंगे, D की वजह से निकालेंगे और जोड़ देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से किधर आएगी, पहले इस पर बात कर ले, पहले डायरेक्शन पर बात कर लें, फिर मैग्नीट्यूड पे कर लेंगे। क्योंकि ए पे रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, तो बी पॉइंट पर जो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि ए से बी की तरफ होगा, आई कैप कह सकते हो। एंड सी की वजह से अगर हम कहें तो अगेन पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, माइनस जे कैप हम लोग कह सकते हैं। ठीक, अब हम अगर डी की बात करें तो सावधानी पूर्वक करेंगे हम। डी पर रखा हुआ चार्ज नेगेटिव है, तो जो फील्ड होगी डी पर, डी की वजह से बी पर, वो चार्ज से अवे नहीं होगी, चार्ज की तरफ होगी। यहाँ पर बी से चार्ज की तरफ जाएंगे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डी। ये डायरेक्शन बना ली हमने। अब मैग्नीट्यूड पार्ट की बात करेंगे। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें ई ए का, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन क्यू वो तो 2Q है, ये 2Q है, तो ये आ जाएगा के देन 2Q, 2 मैं पहले ही लिख ले रहा हूँ, डिवाइड बाई, ये मैंने साइड लेंथ ए मान लेनी है या आर मान लेनी है, और बाद में उसकी वैल्यू रख लेनी होगी 2 सेंटीमीटर। वैल्यू रखने का काम आपको करना होगा, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा। अभी मैं वैल्यूज़ नहीं रख रहा हूँ, ये हमने ई ए निकाला है। अब हम ई सी निकालेंगे। ई सी क्या है, सी पर रखे हुए चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे फील्ड, अगेन वी अप्लाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। नाउ वी विल कैलकुलेट ई डी, it is field because of charge at point D, that will be again by the formula kq by r square. q here is not minus 2q, it is plus 2q। चार्ज हमेशा फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते डायरेक्ट प्लस में ही लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर चूक हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आर का मतलब पता है क्या है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसका दूरी फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये डिस्टेंस ए के बराबर नहीं होगी, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इफ यू विल कैलकुलेट यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल सेपरेटली, यू कैन डू दैट, यू विल रियलाइज कि डिस्टेंस बी डी हियर इज a√2। तो यहाँ a√2 रख करके स्क्वायर करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में आर की जगह a√2 रखेंगे, तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। ये आपने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट डी। अब हमारा यहाँ पर फोकस होगा इन सारे लोगों को जोड़ने पे, एडिशन पे। इसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन कंटेंट होता है इन सब में, उसको कुछ x या y या कुछ समथिंग लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया ओनली x, ये हो गया x। बाद में x की वैल्यू वापस रख देंगे के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बट सिंप्लिसिटी पर्पस में ऐसा ही करते हैं। अब आपको देखना पड़ता है कि कोई दो ऐसे तो नहीं है जो आपस में 90 डिग्री बना रहे हों, यहाँ पे बना रहे हैं, तो पहले उनको जोड़ लिया जाता है, ठीक है। या फिर आई कैप और जे कैप के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं, कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, विदाउट कंपोनेंट भी कर सकते हैं। चलिए, कंपोनेंट वाला मेथड हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही रिपीट कर देते हैं। आप इस डायरेक्शन में आई कैप मानते हैं और इस डायरेक्शन में जे कैप मानते हैं। आपको बताना है ये जो फील्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये एक्स में है या वाई में है, आई में है या जे में है। अगर ये फील्ड ऐसे होती तो हम कहते ये आई में है, मोर प्रिसाइसली माइनस आई में है, और अगर ऐसे होती तो हम कहते कि ये जे में है। लेकिन असलियत में ये फील्ड जैसे है ये आई में भी है, मतलब माइनस आई में भी है और जे में भी है, तो हम इसके कंपोनेंट लिखेंगे, वन ऑफ द विल बी इन माइनस आई कैप एंड अदर विल बी इन प्लस जे कैप। हाउ टू कैलकुलेट दैट कंपोनेंट। अब स्क्वायर के केस में जहाँ 45 डिग्री होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन पार्ट पे नहीं। क्या करते हैं, जो ये मेन फील्ड है उसका कंपोनेंट निकले के दोनों बराबर बराबर आते हैं, उसको लिखने के लिए √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x बाई √2 और यहाँ आ जाएगा x बाई √2, ठीक है। अब आप
एक फ्रेश डायग्राम बना सकते हैं। मान सकते हैं कि ये नहीं है, इसके बदले उसके कंपोनेंट अवेलेबल है। यहाँ पर ये कंपोनेंट बनाया, यहाँ पर ये कंपोनेंट बनाया। चलिए रेड से ही कर लेते हैं। ये हो गया कंपोनेंट इन प्लेस ऑफ ईडी। इसकी वैल्यू x/√2 है, इसकी वैल्यू x/√2 है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी और इसकी। इनको नहीं छेड़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं ट्राई मोस्टली टू अवॉइड द कंपोनेंट, डूइंग कंपोनेंट, उनका कंपोनेंट करना अवॉइड किया जाता है जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अब हम इन सारे ही लोगों को जोड़ेंगे। इसके लिए आप देख लो, ये और ये आगे को है या पीछे को है, ये ज़्यादा है या कम है, तो इसका नेट निकालेंगे। एक बार ऐसा करेंगे, फिर अगली बार इसका नेट निकालेंगे। इसमें ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये इधर को आएगा, कितना आएगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे। 2x में x/√2 घटा देंगे। सिमिलरली इसको और इसको फॉलोअप में लेंगे। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इधर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा और ये हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा x माइनस x/√2। ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो और उनका नेट निकालना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं a² + b²। ये हो जाएगा 2x में कॉमन ले लूँ बेहतर होगा, तो x² हो जाएगा, वो तो कॉमन हो गया है पूरी तरह से। तो 2 - 1/√2 स्क्वायर ऑफ दैट एंड देन 1 - 1/√2 स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है। इसके बाद में स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि r का वैल्यू नहीं है, r² का है, तो r का वैल्यू आ जाएगा x। देन ये हो जाएगा 2 - 1/√2 स्क्वायर ऑफ दैट 1 - 1/√2 स्क्वायर ऑफ दैट। इस पार्ट को कैलकुलेटर से आपने करना है, विदाउट कैलकुलेटर आना चाहिए लेकिन। और x की जगह वापस रख देंगे, क्या रख देंगे, ये देख लीजिए k3/a²। मैंने आपके प्रश्न के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर कर दिया है, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ और कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। यहाँ पे k की वैल्यू 9 × 10⁹ रखना पड़ेगा। q की जगह पे प्रश्न में बताया था उन्होंने, देख लेता हूँ मैं, ये आपको रखना पड़ेगा 0.02 माइक्रोकूलम। 0.02 × 10⁻⁻⁶। इसके बाद a है स्क्वायर का साइड लेंथ, जो कि प्रश्न में 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। यहाँ पे 2 × 10⁻³ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो अंडर रूट में लिखा है वही का वही सेम एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब बस इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है, वही इसका आंसर होगा। जो आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए या फिर आप हमसे सेपरेटली डिस्कस कर लीजिए, मेरा नंबर आपके पास है। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अभी 2 पार्ट हैं, उसमें से एक ही कंप्लीट हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज -q। अभी एक पार्ट रह गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। अभी यहाँ पर पहला पार्ट जो हुआ है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी नहीं निकालना था, फोर्स निकालना था। तो जो चार्ज यहाँ से आप गायब किए थे, यहाँ पे -q था, गायब किए थे, उसको भी आपने यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है और फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए आप Q × E फार्मूला लगाएंगे। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो Q है वो 2 बार हो जाएगा। F = QE लगाने के बाद जो आएगा ये आ जाएगा kq² a² एंड ये जो अंडर रूट में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। तो इससे फ़र्क यहाँ पे केवल आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कैलकुलेशन पार्ट आप विद या विदाउट कैलकुलेटर जैसा ठीक लगे कर सकते हैं। आंसर आपको हमसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसमें एक पार्ट अभी और बाकी है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे। इसको हम डिस्कस करने के लिए पूरा पहले इरेज करेंगे, मान करके चलेंगे, वो जो है अलग बात है, जो आपने अभी तक किया है वो अलग बात है। अब ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट डिस्कस हो रहा है जहाँ पे सेंटर पे हमें निकालना है, फील्ड निकालना है। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, इस पे अब हम चार्ज की प्लसिंग करेंगे, दिस प्लस 2q माइनस q प्लस q एंड माइनस 2q, और ये रहा सेंटर। हमें सेंटर पे क्या करना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिस्टम काफ़ी हैवी है तो आप उसको लाइट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात शायद आपको समझ ना आई हो, आ जाएगी आपको समझ में। आपको क्या करना होता है, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उसके अपोजिट वाले चार्ज देखने होते हैं, सेम डिस्टेंस पे है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जोड़ सकते हैं, कोई भी वैल्यू घटा सकते हैं, लेकिन दोनों में। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस क्यू घटा सकते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस क्यू घटाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल, प्रश्न, वे ऑफ डूइंग ये इजी हो जाएगा। तो अब आप मान सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज है 2q माइनस क्यू यानी कि q, और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक, अब आप इनको देखें, इसमें जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उससे जो चार्ज माइनस 2q है, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ये भी है। तो आप वही काम कर सकते हैं जो मैंने कहा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन दोनों में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ प्लस क्यू कर दिया और यहाँ पे भी फिर वही प्लस क्यू कर दिया। तो अब इधर कितना हो गया, माइनस क्यू, और इधर कितना हो गया, 0। आपको लग रहा होगा कि ये कुछ कठिन हो रहा है, आपके सर ने या आपके बुक में या कहीं ऐसे नहीं बताया गया है। वो तो बहुत आसान था, लेकिन वो आसान नहीं था। आसान यही है, बस आप एक बार रीड्रॉ करो। आपको यहाँ पर क्यू लिखना है और यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे माइनस क्यू लिखना है। तो आसान हो गया ये क्वेश्चन। वो कैसे? वो ऐसे कि अब पिक्चर में पहले तो 4 चार्ज थे, अब 4 चार्ज है ही नहीं, सिर्फ 2 ही तो हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और हमें यहाँ पे निकालना है फील्ड। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, इसकी वजह से भी निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे। पहले डायरेक्शन लिख लेंगे तो बेहतर होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द चार्ज, ये अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड हो गया। ठीक है, नाउ हम माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, दैट विल बी टुवर्ड्स चार्ज, ये चार्ज की तरफ का फील्ड हो गया। अब दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ए पे को चाहे डी पे को बराबर है, एंड डिस्टेंस ओ से चाहे डी की निकालो चाहे ए की, वो भी बराबर है। तो जो फील्ड यहाँ आएगा वही फील्ड यहाँ आएगा। आएगा कितना, ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आर का जगह चाहे ए ओ लिख लो और चाहे ओ डी लिख लो, लेकिन ये जो आपका आर है ये ए डी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। स्क्वायर की साइड लेंथ अगर ए मान लिया जाए, तो अभी आपने किया था, ये ए है, ये ए है, तो ये ए रूट 2 होगा। बी से डी तक ए रूट 2 होगा, डी से ओ तक ये ए रूट 2 का आधा होगा। तो यहाँ पर ए रूट 2 का आधा लिख दिया मैंने, ए बाई रूट 2 लिख दिया। अब आपने यहाँ पे आर की जगह पे ए बाई रूट 2 रखना है, ये मैंने रख दिया, सॉल्व भी कर लिया, 2k क्यू बाई स्क्वायर आ गया। ये ई का वैल्यू है जो यहाँ भी है यहाँ भी है। नेट कितना आएगा, मैंने ट्रिक बताई थी, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों और बराबर हों तो बिल्कुल बीचम बीच नेट आता है, और निकालने के लिए डायरेक्टली रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये आंसर वैल्यू पुट किए बिना है, वैल्यू पुट करने का काम मेरे को ही करना है, कैलकुलेशन का काम आपको करना है। के की जगह 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में बता रहे हैं, ये लिखी हुई है, एंड साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर ये भी बता रहे हैं, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर लेते हैं,
0.02 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया क्यू का वैल्यू। एंड साइड लेंथ ये 2 सेंटीमीटर है, इसको आपने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर में हो गया, और स्क्वायर करना है। वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आप हमसे वेरीफाई करा लेंगे। कैलकुलेशन पार्ट केवल आपके ऊपर छोड़ा गया है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया, इसको भी टिक कर देते हैं। ये हो गया और ये हो गया। मूविंग फर्दर, नाउ व्हाट वी हैव 4 पॉइंट चार्जेस। ये स्क्वायर है कोई, नहीं स्क्वायर नहीं है। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इफ द वैल्यू ऑफ क्यू दिस मच एंड लाइन AC and BD परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। शायद क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको भी ज़्यादा समझ में नहीं आया। एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q, 4Q एंड Q आर प्लेस्ड एट 4 पॉइंट्स ABCD ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मतलब रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक सर्कल की, ये मैंने सर्कल बनाई, इसकी रेडियस प्रश्न में दी गई है, R की वैल्यू 2 मीटर है, बाद में रखेंगे। ये उसका सेंटर है। और फिर आपने एक नहीं, दो नहीं, टोटल 4 पॉइंट लेने हैं जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे होंगे। ये हमने कोशिश किया, 4 पॉइंट बनाए जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे हैं। A है, B है, C है, D है। यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, वैल्यूज़ बताई हैं इन्होंने, Q, 2Q, 4Q एंड 2Q। ठीक बात है भाई, बहुत बढ़िया। आगे ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू बताई है, जिसे हम लोग बाद में रखेंगे। एंड लाइन AC एंड BD, ये है AC एंड BD परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं भी बताते तो ये अंडरस्टूड है। अगर ये स्क्वायर है तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो तो परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो कोई बहुत इन्होंने बड़ी बात नहीं बताई है। अब आगे रीड करते हैं। कह रहे हैं देन राइट द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ऑल चार्जेस प्लेस्ड एट ABCD। सारे ही चार्जेस की वजह से जो टोटल यहाँ फील्ड आएगी वो बतानी है। अब क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आने लगा होगा और ये भी रियलाइज़ होगा ये तो बहुत आसान है, इससे का सुप्रीम क्वेश्चन तो आप ऊपर कर चुके हैं। ड्रॉ अ वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो ये कहता है कि आप 1 बाय 1 सारे चार्जेस की वजह से निकालिए और फिर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर A की वजह से जो फील्ड निकालेंगे वो सारे ही चार्ज चूँकि पॉजिटिव है, एक बार चेक कर लो कहीं नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है। फिर हम B की वजह से निकालेंगे, ये हमने B की वजह से निकाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, C की वजह से निकालेंगे, ये हमने C की वजह से निकाल दिया, ये हो गया C की वजह से। अब D की वजह से करेंगे तो D की वजह से भी हो गया। ठीक है, एरो की लेंथ पर भी एक बार फोकस करिएगा, लॉजिक पकड़िएगा। यहाँ पे ये वाला एरो मैंने बराबर बराबर बनाया, सेम लेंथ का है। ऐसा क्यों किया है आप समझ गए होंगे। ये 2Q इस पॉइंट पे जितनी फील्ड डालेगा, ये वाला 2Q इस पॉइंट पे उतनी फील्ड डालेगा। फील्ड एट O यहाँ पे बिकॉज ऑफ B एंड बिकॉज ऑफ D विल बी सेम, विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू दैट दीज एरो आर ऑफ सेम लेंथ। नाउ यू कैन रियलाइज ये कैंसिल हो जाएंगे। एक फ्रेश डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें जो लोग कैंसिल हो रही हैं उनको इग्नोर कर देना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे ग्रीन वाला ब्राउन वाला एरो इग्नोर करेंगे, बाकी रेड वाला और ब्लू वाला बना लेंगे। ये रेड वाला है, नहीं ये ब्लू वाला है, और ये रहा रेड वाला। आपने नोटिस किया ब्लू वाला एरो जो लेंथ है उसकी बहुत ज़्यादा है, कारण ये चार्ज 4Q है, ये चार्ज Q है, तो फील्ड इसकी ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी, ये ब्लू वाले एरो का जो लेंथ का वैल्यू होगा कितना होगा, ये होगा 4KQ/r²। भाई KQ/r² होता है, लेकिन ये हो जाएगा 4KQ/r बिकॉज हियर Q इज़
4Q एंड ये R यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्किल के ही बराबर है। तो उसे चाहे आप कैपिटल R लिख दो और चाहे स्मॉल r लिख दो, कोई अंतर नहीं है। वैल्यूज़ वैसे भी हम अभी नहीं रखने जा रहे हैं, बाद में रखेंगे। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे जो r है इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड रेड वाली जो फील्ड है वो a की वजह से है। इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर एंड हियर वी हैव टू फोर्सेज या फील्ड यू कैन से, वन इन दैट वे एंड अदर इन दैट वे। अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं करेगी, बड़े में से छोटा घटा देंगे। नेट फील्ड विल बी इन दिस वे एंड इसके लिए बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3KQ अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करने का काम करेंगे हम लोग, तो 3K की जगह 9 × 10 की पावर 9, Q की जगह शायद बता रहे थे ये कुछ, कहाँ है ये बताया इन्होंने, 4 माइक्रोकूलम है और R की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 4 × 10 की पावर -6 हो गया एंड R की वैल्यू 2 रख दी मैंने, स्क्वायर कर दिया। देख लेना मीटर में है ना जी, मीटर में है। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको करना है, ये जब आप कर लेंगे तो आंसर आएगा और वो आंसर आपको हमसे वेरीफाई करा लेना है। बाकी अगर आप बोलोगे तो सारे ही क्वेश्चंस का कैलकुलेशन के बाद जो आंसर होगा आप लोग से पूछ पाछ के वेरीफाई करके मैं एक आंसर शीट बना के आपको दे दूँगा। फाइनली अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। दिस इज 25, टिक करते हैं पहले 37 को। कह रहे हैं 3 चार्जेज ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। अब ये सारे क्वेश्चन मैं ना बताऊं तो खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम क्वेश्चन आप तगड़े तगड़े पहले ही कर चुके हो। यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ले लिया और कह रहे हैं चार्ज, स्क्वायर में कॉर्नर तो 4 होते हैं लेकिन जो चार्ज है हमारे पास में वो 1 नहीं 2 नहीं 3 ही है, 4 नहीं है। कोई एक कॉर्नर खाली रहेगा, फिर 3 चार्जेस ईच ऑफ Q। यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ पे Q लिख दिया, बट D पे कोई नहीं है, खाली है। तो D पे फील्ड निकालनी है, जहाँ खाली है वहाँ फील्ड बतानी है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, इसके से निकालेंगे, इसके से निकालेंगे और जोड़ देंगे। पहले एक की वजह से निकाल रहे हैं, सिंस चार्जेस आर पॉजिटिव सो एवरीवेयर फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। A से D की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज प्लस J का अपना फील्ड हो गई। D की वजह से जो फील्ड आएगी ये कुछ इस प्रकार से होगी, ये फील्ड है ड्यू टू B। इसके बाद में C की वजह से फील्ड की अगर हम बात करें तो C से वो D की तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की तरफ होगी, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कुल 1 नहीं 2 नहीं 3 फील्ड एक्ट कर रही हैं टुगेदर और हमें उनका नेट निकालना है। पहले उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम नेट निकालेंगे। तो फर्स्टली फोकस ऑन EA, इट इज फील्ड ड्यू टू A एट पॉइंट D। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर हो गया। R का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स, जो कि साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में उसे A कहा है तो मैंने A लिख दिया। ना इसके बाद पहले EC निकाल लो। C की वजह से पॉइंट D पर फील्ड, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारोगे तो समझ में आएगा ये भी वही है, डायरेक्शन में केवल अंतर है। E और EC मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही है, लेकिन EB ध्यान से करिए ये वही नहीं है, KQ अपॉन A स्क्वायर नहीं आएगा। ये R होता है D का दूरी फ्रॉम B, तो ये आपका अगर A है, ये A है तो ये A√2 हो जाएगा। सेपरेटली आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं कि अगर P और B परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही A है तो हाइपोटेनस A√2 आ जाएगा। तो इधर A√2 रखेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने EA और EC के जो एरो हैं वो बड़े बड़े बनाए हैं और EB का जो एरो है वो थोड़ा छोटा किया है, क्योंकि आप देख लो ये जो फील्ड है ये कम है। सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए आप KQ/A स्क्वायर को x एज्यूम कर सकते हो, तो ये भी x हो गया, लेकिन ये x नहीं होगा, ये x/2 हो जाएगा। अब आप एक दूसरा डायग्राम बना सकते हो तो समझ में चीज़ें आपको ज़्यादा आएंगी। ये एक स्क्वायर हो गया, पॉइंट D हो गया, इस पर लगने वाले वेक्टर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। एक तो इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू x है, एक इधर लग रहा है
इसकी भी वैल्यू x है, और एक और लग रहा है, टोटल 3 लग रहे हैं, उसकी वैल्यू x/√2 है, x/√2। अब हमें इन तीनों को जोड़ना है। वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है एडिशन का, देख लो कहीं पहले दो कोई ऐसे तो नहीं है जो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे जो आपका ये EC है और जो आपका EA है वो तो 90 डिग्री पे है। तो अभी हम EB को इग्नोर करते हुए ओनली EC और EA को जोड़ेंगे और EB को भूल जाएंगे, कंसीडर करेंगे थोड़ी देर बाद। इसको देखेंगे तो देखेगा कि ये 90 डिग्री पे है और दोनों बराबर है। मैंने इसकी ट्रिक बताई, क्या बताई, मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशन में जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट होता है बीच में बीच होता है, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट मी मेक अ रिजल्टेंट फॉर EA एंड EC। ये रिजल्टेंट बनाया गया है, बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगा, लेकिन वो फिर EB हिडन हो जाएगा, इसलिए मैं अलग करके बना दिया हूँ। ये आपका x√2 आ जाएगा। ठीक बात है भाई। अब आप कंजूसी ना करें, एक डायग्राम फिर से बनाएं। ये एक डायग्राम फिर से बनना है जिसमें जो आपका EC है और EA है, अब वो नहीं बनेगा, उसका रिजल्टेंट बनेगा। ये रिजल्टेंट बनाया जा रहा है जिसकी वैल्यू आपने कहा x√2 है, और इसी डायरेक्शन में EB भी है और जिसकी वैल्यू आपने कहा x/√2 है। x/√2 का आता है या x/2 का आता? चेक मी वंस मोर। ये आपका जो x/2 है, x/√2 लिख दिया मैंने, करेक्शन है भाई। तो यहाँ पे फाइनल डायग्राम में x√2 हो गया और x/2 हो गया। तो अब जो यहाँ पे दो फील्ड लग रही हैं, एक तो EB जो पहले से ही थी और एक जो EA और EC को तुम जोड़ करके लाए हो, वो सब जब जुड़ जाएंगी, अब तो आराम से जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सीधे सीधे जोड़ लो। x√2 प्लस x/2, ये आ जाएगा x कॉमन लेने के बाद 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्वाइट ईजी, 2√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड x की वैल्यू हम वापस रख देंगे। हमने x किसके स्थान पे यूज़ किया था? KQ/A² के स्थान पे, तो उसको रख दें अगर, तो ये आ गया KQ/A², देन 2√2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, फाइनल आंसर का वैल्यू। अगर कोई वैल्यू Q की या A की दी गई है तो आप उसको पुट करेंगे तब फाइनल आंसर आएगा। देखते हैं दी है क्या। 25 की बात हो रही थी, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, सो यही इसका आंसर है। आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके वेरीफाई कराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक बात है, टिक कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, हो चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 3 point charges placed at vertices of equilateral triangle, how would you calculate net force on the charges, one of the charges? So steps only, स्टेप्स वगैरह नहीं है, सो करने हैं, पूरा करना है। ओनली स्टेप से बात नहीं बनेगी, पूरा आंसर निकालेंगे हम लोग। हिंदी में क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर से मैं बता दूं कि कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इनके वर्टिसेस पे, प्रत्येक वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा है। यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है। ए कह लो इसको, बी कह लो इसको, सी कह लो इसको। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहे हैं हाउ वुड यू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज। ध्यान दो, फील्ड नहीं का है, फोर्स का है। किसी एक को आप पकड़ लो और उस पर कह रहे हैं कि फोर्स बताओ। मान लो हम ए को पकड़ लेते हैं और इस पर निकालना चाह रहे हैं फोर्स बिकॉज ऑफ दीज टू, तो वो कैसे निकलेगा? अभी मैंने बताया था, इसमें जनता कंफ्यूज होती है। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है, आपको उस चार्ज को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ से हटा करके कहीं दूर ले जाना है, बाद में उसे वापस ले आना। अभी हम इसको दूर ले गए हैं, फिर बाद में वापस भी ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल ए पर कोई चार्ज नहीं है, वैकेंसी है वहाँ पे, खाली है। और हम अब यहाँ पर फील्ड निकालेंगे बिकॉज ऑफ बी एंड सी। तो बी की वजह से भी निकालेंगे ए पर, सी की वजह से भी निकालेंगे ए पर, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आएगा ये? KQ/A²। पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। बी की वजह से ए पर जो फील्ड आएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दिस, एंड सी की वजह से ए पर जो फील्ड आएगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज लाइक दिस।
ठीक है। अब यहाँ पर हम इनके मैग्नीट्यूड लिख लें तो वो के क्यू बाई ए स्क्वायर होगा, दोनों का ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज वही है, यहाँ पे भी वही है, ये डिस्टेंस भी वही है, ये डिस्टेंस भी वही है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये क्यू है, ये क्यू है। पॉइंट चार्ज के क्यू बाई स्क्वायर होता है, क्यू और ए दोनों ही केस में बराबर है, इसलिए के क्यू बाई स्क्वायर होगा। इसको मैंने ई मान लिया। तो ई फील्ड यहाँ लग रही है, ई फील्ड यहाँ लग रही है और हमें इनका नेट निकालना है। वो कैसे होगा? इसके लिए देखो ये दोनों वेक्टर जो है 90 डिग्री में। अभी तक मैंने आपको कंपोनेंट करके सिखाया, एक नया तरीका भी सिखा देता हूँ। अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे है, दोनों बराबर हैं, तब तो मैंने ट्रिक सिखाई ना, √2 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर दोनों वेक्टर 60 डिग्री पे हैं तो एक ट्रिक और होती है, √2 से नहीं √3 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है ये बात न समझ में आ रही हो तो एक फार्मूला और होगा, उससे कर लो। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक बात है भाई। अब यहाँ पे b की जगह a ही ले लो क्योंकि दोनों बराबर हैं, और थीटा 60 ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना भाई, तो 60 होगा। cos 60 1/2 होता है, देख लो ये 3a स्क्वायर आएगा, √3a हो जाएगा अंडर रूट होने के बाद। काफ़ी फास्ट किया मैंने, ना समझ में आया तो पूछ लेना। समझदार लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को याद होता है डायरेक्ट 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय √2, 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय √3। कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं, एक और तरीका उससे भी कर सकते हैं। हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर दो वेक्टर बराबर हैं और रिजल्ट निकालना है तो फॉर्मूला लग सकता है 2a cos थीटा बाई 2। थीटा को 60 रख के देखो, यहाँ 30 आएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अनगिनत तरीके हैं, जो आपको सुगम लगे, आसान लगे, सुंदर लगे वो कर लो। बाकी रिकमेंडेड ये है कि रट ही लो कि जो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, वेक्टर बराबर होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय √2 एंड 60 डिग्री पे हैं मल्टीप्लाई बाय √3। तो इधर e √3 आ गया और e की वैल्यू तुमने नीचे लिखी थी के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है आपने, ये फील्ड निकाला है आपने, फोर्स नहीं है ये। फोर्स कब लगेगा? जब जो चार्ज आप यहाँ से इन्फिनिटी पे ले जाके रख देते उसे वापस यहाँ पे ले आओ तो लगेगा। वो फोर्स होता है Q इंटू वी के बराबर, सॉरी Q इंटू ई के बराबर। जो चार्ज आप ला रहे हो वो Q है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पिक्चर में है वो है के क्यू बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3। तो फोर्स हियर विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। यही आंसर है। अगर वैल्यूज दी हैं तो उसे पुट करेंगे, नहीं तो फिर यही आंसर है। देखते हैं, यहाँ पे वैल्यूज वगैरह नहीं दी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, न रखिए आप। ठीक, ये क्वेश्चन भी निपट गया। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर साइड √2 मीटर विच कैरीज एट इट्स 4 कॉर्नर, दीज आर द वैल्यूज ऑफ द चार्ज। हिंदी मतलब में ये है कि एक स्क्वायर है यहाँ, ये तो सर्कल हो गया, ये स्क्वायर है यहाँ पर, और इसके चारों ही कॉर्नर पे आपने चार्ज रख लेने हैं ABCD। वैल्यूज़ इधर पे +2 नैनो कूलम है, इधर पे +1 नैनो कूलम है, इधर पे -2 नैनो कूलम है, इधर पे -3 नैनो कूलम है। ठीक है, और आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वरना आप भटक जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम चार्ज Q1 मान रहे हैं, यहाँ Q2 मान रहे हैं, यहाँ Q3 मान रहे हैं, यहाँ पे Q4 मान रहे हैं, वैल्यूज बाद में रख देंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है, इंडिविजुअली सबकी वजह से निकालो, फिर बाद में जोड़ देना। अगर क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो वेक्टर का निशान बनाया जाएगा, लेकिन नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। पोटेंशियल में नहीं बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि जो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वो ए से भी उतनी दूरी पे है, बी से भी उतनी दूरी पे है, सी से उतनी दूरी पे है, डी से उतनी दूरी पे है। तो यहाँ पे KQ1/R आएगा, R समझ रहे हो, ये वाली डिस्टेंस। यहाँ पे KQ2/R आएगा, R समझ रहे हो, ये वाली डिस्टेंस। यहाँ पे KQ3/R आएगा, R समझ रहे हो, ये वाली डिस्टेंस। KQ4/R आएगा, R समझ रहे हो, ये वाली डिस्टेंस। आप यहाँ पे K/R तो कॉमन ले सकते हो, Q1 + Q2 + Q3 कर सकते हो, +Q4 कर सकते हो।
अब ये फर्स्ट टाइम था आपका, इसलिए आपने इतनी मेहनत करी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा थोड़े ना करोगे। आप यहाँ पे सिग्मा क्यू लिख लो और इसे रिमेंबर रखो, याद रखो क्या, कि जब सिमेट्रिक पोजीशनिंग हो, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल ले हो उसके अराउंड जो चार्जेस हैं वो इक्विडिस्टेंट हों, तो आपको फार्मूला लगाना है के क्यू बाई आर, लेकिन क्यू की जगह लिखना है सिग्मा क्यू। बस सारे चार्ज को जोड़ देना है। आप सारे चार्ज को इकट्ठा एक ही जगह पे ला के रख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नेक्स्ट टाइम से वेन एवर यू विल डू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू विल नॉट एज्यूम 4 चार्जेस देयर, यू विल एज्यूम अ सिंगल चार्ज, बट वैल्यू ऑफ दैट विल बी सम ऑफ दिस 2, 1 3, -3, -2। तो ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ -2 कूलम का चार्ज है, जिसे आप कहीं पे भी मान सकते हो। अब आपका क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो गया है कि -2 नैनो कूलम चार्ज की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं लगेगी, पोटेंशियल निकालना है। के क्यू बाई आर लगाओगे, वैल्यूज पुट कर दूँ मैं, 9 × 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू -2 × 10⁻⁻9 नैनो कूलम को मैंने चेंज किया है। और ध्यान रखना क्यू माइनस पे है तो माइनस में ही रखेंगे, प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे। मैग्नीट्यूड में रखने वाला काम फील्ड के साथ होता है, पोटेंशियल के साथ नहीं। आर क्या है, हाफ डायगोनल, ये कंप्लीट डायगोनल है। आर ये वाली डिस्टेंस दैट इज हाफ डायगोनल। स्क्वायर की साइड लेंथ दी होगी, दी है √2। तो ये जो √2 दी गई है ए से बी तक, वही तो होगी बी से सी तक। और ए से सी तक कितना होगा, मैंने आपको ट्रिक सिखाई, this and this, if you know what will be that, simply multiply by √2, already it is √2 and multiply it with √2, you will get 2। तो ये हो गया आपका 2 मीटर। ये फुल डायगोनल है ए से सी तक। आर का मतलब मैंने क्या कहा, हाफ डायगोनल, ए से ओ तक 1 मीटर, यहाँ 1 रख देंगे। कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हैं, इतनी आसान है कि मैं ही कर दे रहा हूँ। -18 आ गया। ये क्वेश्चन हो गया है और इसके साथ एक होमवर्क भी है। इसमें क्या है कि एक रिंग है, उस रिंग में प्लस 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 सरफेस चार्ज, सॉरी प्लस 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 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपकी दे रखी है पाई, ठीक है, एंड 1/पाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यू निकालने के लिए आपको ये पता है ना, ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं, अगर आपको लैम्डा गिवन है तो आप सर्कमफेरेंस जो 2πr होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा कि लैम्डा की वैल्यू 1/2π कूलम पर मीटर है, आर की वैल्यू 1 है। सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन आप अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि जेई नीट की तैयारी आपको इस चैनल से मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, इस चैनल से तो आपको बोर्ड की ही तैयारी करनी है। जेई नीट के लिए सेपरेट चैनल्स हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से करेंगे तो बेहतर होगा। बट मैंने बता दिया कि जेई नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, आगे भी आएगा मिलता जुलता। कभी पूरी रिंग ले लेंगे, कभी आधी रिंग लेंगे। बेसिक ट्रिक तो यही छिपी हुई है, ये वाली बात कि अगर सराउंडिंग चार्जेस आर इक्विडिस्टेंट, वी विल नॉट कंसीडर ऑल चार्जेस 1 by 1, वी विल कंसीडर ऑल देम टुगेदर। एक पॉइंट पे ला के रख देंगे, दैट्स इट। चलिए, मुझे लग रहा है डिस्कशन कंप्लीट हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। यू कैन से कि यही सेशन अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यही है, इसी दिन के लिए भूमिका बनाई जाती है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाता है, इसमें सब कुछ लग गया है। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लेना। दोबारा देखने का फ़ायदा तब होगा जब आपको 80-90% समझ में आ गया हो। बिल्कुल ही ना समझ में आया हो तो फिर आप हमको बता देना। टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनल है ही आपके पास, जैसा आपको उचित लगे उसमें आपके डाउट एंटरटेन कर लिए जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग, अगले सेशन में जो हम लेंगे, दैट विल बी क्वाइट ईजी बट इम्पोर्टेंट ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तब तक के लिए खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।